हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम प्रस्तुत परिचय भर्ती के अंतर्गत दैनिक विज्ञान में पदार्थों के भौतिक गुणों के अंतर्गत वाष्पीकरण जो कि 5वां बिंदु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये है पार्ट सेकंड पदार्थ के बारे में। पदार्थों की अवस्था को बदलने के लिए उसे ऊष्मा या दाब में बदलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कभी कभार क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्योंकि भाई पदार्थ है ना, उसको मतलब दूसरी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए कभी कभार दाब लगाना पड़ता है या उसको ताप लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब उसकी जाकर उस अवस्था परिवर्तन होती है। लेकिन कभी कभार है वो दाब की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। जैसे देखो, खुला जल धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है, इसके लिए कोई दाब की जरूरत नहीं होती, नहीं कोई ऊष्मा की जरूरत होती है। और गीले कपड़े भी सो के जाते हैं, इसके लिए भी कोई दाब की या ऊष्मा की जरूरत नहीं होती है। एक निश्चित तापमान पर ठोस द्रव्य गैस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि निश्चित तापमान पर इन सभी अवस्थाओं में विभिन्न कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। द्रव्यों में सतह पर स्थित कण है वो कुछ अंशों में गतिज ऊर्जा होती है। यानी कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य की सतह पर जो कण होते हैं ना, उस कण में गतिज ऊर्जा होती है और वे अपने नज़दीक के कणों के साथ आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि वो द्रव्य है, जैसे कोई कपड़ा है, कपड़े के किनारे पर जो कण होते हैं ना द्रव्य के, वो मतलब अपने नज़दीकी कणों को आकर्षण को छोड़ देते हैं और वाष्पीकरण के साथ उड़ जाते हैं या उस कणों का वाष्पीकरण हो जाता है। यानी वाष्पीकरण दर बढ़ती है सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से। जैसे देखो, क्षेत्रफल बड़ा हो तो वाष्पीकरण दर तेज हो जाती है। जैसे कपड़ों को फैलाकर सुखाना, अन्यथा वे मतलब जल्दी नहीं सूखेंगे। यानी कि कपड़े को सुखाने के लिए उसको फैलाना पड़ता है, यानी कि उसका क्षेत्र बड़ा करना पड़ता है। और यदि उसको फैला कर नहीं सुखाएंगे तो वे जल्दी नहीं सूखेंगे। तापमान में वृद्धि से कणों को और गतिज ऊर्जा मिल जाती है। तीसरा बिंदु है आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता कैसे कहते हैं कि वायु में उपस्थित जल वाष्प मात्रा, यानी कि जो जल है ना वो वाष्प के रूप में होता है, तो उसका हम कहते हैं आर्द्रता, वो भी वायुमंडल में या वायु में। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होगी तो वाष्पीकरण दर तेज होगी। यानी कि वाष्पीकरण की मात्रा तेज कब होगी कि जल वाष्प की मात्रा वायु में कम होने पर। यदि वायु में पहले से ही जल वाष्प की मात्रा अधिक मौजूद है, वाष्पीकरण दर घटेगी। यानी कि वायु में यदि वाष्पीकरण पहले से ही है या जल वाष्प पहले से ही है तो वाष्पीकरण दर घटेगी, और जल वाष्प की बूंदें बिल्कुल ही नहीं है तो वाष्पीकरण दर बढ़ेगी। चौथा बिंदु है वायु की गति में वृद्धि। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि तेज वायु में जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। अब देखो, वाष्पीकरण से शीतलता किस प्रकार से होती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव्य के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह ऊर्जा अवशोषित होने से शीतलता होती है। यानी कि वाष्पीकरण होता है तो मतलब ऊर्जा कम होती है। जैसे एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराना, तेज धूप वाले दिन के बाद आसपास भूमि पर पानी छिड़कना, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। द्रव्य के सतह के कण वाष्पीकरण के दौरान हमारे शरीर से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, शरीर शीतल हो जाता है। सूती कपड़े जल का अवशोषण अधिक करते हैं, जिससे ये हमारे शरीर के पसीने का अवशोषण कर लेते हैं और बाद में पसीना वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है, जिससे हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। बर्फीले बर्तन के चारों ओर जल की बूंदें। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और द्रव्य अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। यानी कि जो वायु में जल वाष्प की बूंदें होती है ना, वे ठंडे पानी के संपर्क में आकर उनकी ऊर्जा हो जाती है कम, और वे धीरे धीरे उदय अवस्था में बदलने लग जाती है और जो हमें द्रव्य की बूंदों के रूप में नजर आने लगती है बाद में। मिश्रण वह पदार्थ जो दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है, मिश्रण कहलाता है। लेकिन ये रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होते हैं। कौन? मिश्रण। जैसे देखो, पेय पदार्थ, मिट्टी, वायु, समुद्र जल, ये सभी क्या है, मिश्रण के उदाहरण है। और मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो तथा इसके कणों को अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं, यानी कि उसको एक ही समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे देखो, नमक और जल और चीनी, ये सभी है समांगी मिश्रण के उदाहरण। यानी कि इनकी बनावट हो एक समान होती है, हम इनको ये पहचान नहीं सकते कि भाई ये पानी है या नमक है या रेत है या कोई अन्य पदार्थ है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसकी अंश भौतिक रूप से अलग अलग हो तथा इनके कणों को अलग अलग पहचान सकते हैं, यानी कि हम उसका नाम बता सकते पदार्थ है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे
सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, हम लोहे को छीलने पर जो छोटे लंबे तार बनते हैं ना, वो होता है लोहे की छीलन। नमक और सल्फर, जल और तेल, ये विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण ही विलयन कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब एक साथ मिलते हैं तो उनका सममांगी मिश्रण होता है ना, वो कहलाता है विलयन। सममांगी मिश्रण मतलब होता है उसकी मतलब सभी एक प्रकार के होते हैं, जैसे नींबू जल, सोडा जल, ठीक है, ये कहलाते हैं विलयन। विलयन पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे ठोस विलयन, मिश्र धातु आती है, द्रव्य विलयन, सोडा जल, नींबू पानी, ये इसके अंतर्गत आता है, और गैस विलयन में आती है वायु। ये सभी है वो विलयन के उदाहरण है। सममांगी मिश्रण है ना, इसमें भाई सभी अवस्था या परअवस्था समान होते हैं। कैसे कि भाई कोई ठोस है तो उसमें ठोस के कण होंगे, और द्रव्य है तो द्रव्य कण होंगे, और गैस है तो गैस के कण ही होंगे सभी। विलयन में कण समान रूप से बिखरे या वितरित रहते हैं, जैसे नींबू जल में। चीनी और नमक के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, ये कहलाता है विलयन, क्योंकि इसमें सभी अवस्था परअवस्था समान होती है। अब देखो विलयन के गुण। विलयन एक सममांगी मिश्रण है, ठीक है। सममांगी मिश्रण का मतलब वही हुआ कि भाई जिसमें अवस्था और परअवस्था सभी समान होती है। विलयन के कण व्यास 1 नैनोमीटर होते हैं, यानी कि इसका विलयन कणों का व्यास 1 नैनोमीटर होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। विलयन के कण छोटे होने के कारण प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। यानी कि विलयन कण बहुत छोटे होते हैं जिसमें प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। विलयन स्थायी होते हैं, अर्थात विलयन में से विलय के कणों को छानन विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते, और विलयन के सांस छोड़ने पर भी नीचे नहीं बैठते हैं, क्योंकि ये इसमें सभी कण है वो एक दूसरे में मिल घुल जाते हैं, जिसकी हम पहचान भी नहीं कर सकते हैं। तो विलयन के प्रकार। विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक, यानी कि देखो विलय क्या होता है, विलयन में विलय की मात्रा प्राय कम होती है, यानी कि विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा कम होती है और विलय की मात्रा ज़्यादा होती है। विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है। उदाहरण जैसे देखो चीनी और जल का विलयन, यानी कि जल में चीनी घुली है। विलय यानी कि चीनी की मात्रा कम है और जल की मात्रा ज़्यादा है, तो इसमें चीनी विलय है और जल विलायक है। इसी प्रकार आयोडीन प्लस एल्कोहल का विलयन देखते हैं तो इसके अंतर्गत है, और आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को हम कहते हैं टिंचर आयोडीन, यानी इसमें आयोडीन की मात्रा कम है, इसका मतलब यह विलय है, और एल्कोहल है विलय, क्योंकि इसके मात्रा एल्कोहल की ज़्यादा है। देखो गैस प्लस वायु के विलयन में सांद्रता। किसी मिश्रण में किसी पदार्थ की विशेष मात्रा यदि इकाई आयतन में उपस्थित हो, यानी कोई मिश्रण है, उस मिश्रण में पदार्थ की मात्रा है ना वो इकाई आयतन में उपस्थित हो, वह कहलाती है सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं कि किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को कहते हैं हम विलयन की सांद्रता। संतृप्त विलयन। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ और अधिक नहीं घुलता है वह कहलाता है संतृप्त, यानी कि कोई निश्चित तापमान, यानी कि उसका तापमान तो निश्चित है, वो पूरा विलयन है। क्यों? विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक होता है। तो विलयन में यदि विलय पदार्थ की मात्रा और नहीं घुली जा सकती वह कहलाता है संतृप्त विलयन। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित हो उसकी घुलनशीलता कहलाती है, ठीक है। अब असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो विलयन सांद्रता की विधियाँ। द्रव्यमान या विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत में किस प्रकार निकालते हैं? विलय पदार्थ का द्रव्यमान अनुपात में विलयन का द्रव्यमान, और गुणम होता है 100। इसी प्रकार से द्रव्यमान या विलयन के आयतन प्रतिशत विलय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का आयतन, और गुणा में होता है 100। आगे है विलयन के आयतन या आयतन प्रतिशत, यानी विलय का आयतन अनुपात में विलयन का आयतन, और गुणा में होता है 100। यानी कि नीचे तो विलयन का यानी पूरा विलयन ही पदार्थ आएगा, जैसे विलय प्लस विलय, ये पूरा तो विलयन ही अनुपात में आएगा अपॉन में। यानी कि पहला बिंदु मैंने पढ़ा था विलयन, यानी जैसे विलय प्लस विलय, ये होता है विलयन। अब दूसरा बिंदु पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन एक विषमांग मिश्रण है और विलयन क्या है कि सममांग मिश्रण है, जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबन रहते हैं, यानी कि फैले रहते हैं। ये निलंबन कण आंखों से देखे जा सकते हैं, जैसे पानी में गेहूं का आटा या चाक का पाउडर, ये होता है निलंबन के कण जो उसमें पूर्ण रूप से फैले रहते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। और निलंबन के गुण देखो, ये विषमांग मिश्रण है, यानी ये सममांग नहीं होते, ये विषमांग मिश्रण है, ठीक है। इसे आंखों से देख सकते हैं, ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं, इससे इसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है, यानी कि उसको मार्ग को हम देख सकते हैं। निलंबन अस्थायी होते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो तली के नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि इसको छानन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का परिक्रमण रुक जाता है, यानी कि जब सभी कण फैले रहते हैं तो हमें
प्रकाश का किरण है वो मार्ग दिखाई देता है, और जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो प्रकीर्णन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और हमें मार्ग दिखाई नहीं देता है। अब एक कोलाइडी विलयन, ये एक विषमांग मिश्रण है, यानी कि नीलमण भी विषमांग मिश्रण है और कोलाइड भी विषमांग मिश्रण है, यानी कि विलयन है वो एक समांगी मिश्रण है। कोलाइड के कण विलयन के समान रूप से फैले रहते हैं। इसमें कणों का आकार नीलमण से छोटा होता है, यानी कि इसमें कणों का आकार नीलमण से थोड़ा छोटा होता है, जैसे दूध। यह कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। अब देखो कोलाइडी विलयन के गुण, ये विषमांग मिश्रण है। कणों का आकार छोटा होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इतने बड़े कि प्रकाश किरणों को फैलाते हैं और मार्ग को दृष्टिगोचर बनाते हैं। कोलाइडी विलयन को साथ छोड़ देने पर इसके कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। इससे अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। किसको, कोलाइडी विलयन को अपकेंद्रण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। टिनल प्रभाव क्या है, यानी इसकी खोज की थी टिनल नामक वैज्ञानिक ने। प्रकाश की किरण का फैलना टिनल प्रभाव कहलाता है, यानी कि प्रकाश की किरण है वो फैल जाती है, तो हम इसका मतलब हम समझाते हैं कि यहाँ पर टिनल प्रभाव हो रहा है। उदाहरण देखो, कमरे के छोटे छिद्र से प्रकाश का प्रवेश करता है तो कमरे में मौजूद कण जैसे धूल और कार्बन के कण होते हैं मौजूद, वो प्रकाश को फैला देते हैं, वह कहलाता है टिनल प्रभाव। आच्छादन, जंगल में सूर्य की किरण का गुजरना, ये सभी कोलाइड के कणों के समान व्यवहार करते हैं। कोलाइडल विलयन प्रक्षेपण अवस्था, यानी इसको हम कहते हैं विलय और प्रक्षेपण माध्यम विलय से बनता है, यानी कि कौन बनता है, कोलाइड विलयन है, जो कि मतलब प्रक्षेपण अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम से बनता है। इसका मतलब होता है कि विलय और विलय से मिलकर के बनता है कोलाइडी विलयन। दूध व पानी का मिश्रण टिनल प्रभाव दर्शाता है, ये इसका उदाहरण है। दूध व पानी का मिश्रण, दोनों का अगर मिश्रण कर दिया जाता है तो ये टिनल प्रभाव का उदाहरण होता है। अब देखो कोलाइड्स के उदाहरण, प्रक्षेपण अवस्था जिसे विलय कहते हैं और प्रक्षेपण माध्यम जिसे विलय, यानी कि इसकी मात्रा होती कम और इसकी मात्रा होती ज़्यादा। कोलाइडी ये तंत्र है, ये इनके उदाहरण है। जैसे ठोस ठोस को मिलाने पर बनता है ठोस एरोसोल, और इनके उदाहरण है रंगीन रत्न पत्थर और दूध या कांच। ठोस और द्रव मिलाने पर बनता है सोल, इसके उदाहरण है कीचड़, मैग्नीशियम, मिल्क, ठीक है। और ठोस और गैस को मिलाने पर बनता है ठोस एरोसोल, और इनके उदाहरण है धुआं, शौचालित वाहन का निथार। द्रव्य और ठोस को मिलाने पर बनता है जेल, जेली, पनीर और मक्खन, ये इनके उदाहरण हैं। द्रव्य और द्रव मिलाने पर बनता है पाइस या इमल्सन, यानी इसको उदाहरण है वो फेस क्रीम और दूध है, जो कि इनके पाइस या इमल्सन के उदाहरण हैं। द्रव्य और गैस को मिलाने पर द्रव्य एरोसोल बनता है, जैसे कुआसा है, बादल का, और कोहरा भी है, ये इनके उदाहरण हैं। गैस और ठोस को मिलाने पर बनता है ठोस फोम, यानी फ्यूमिस, रबड़ और स्पंज और फोम, ये है इनके उदाहरण। और गैस और द्रव मिलाने पर बनता है फोम, यानी कि जाग, जैसे सेमी क्रीम करते हैं तो हम जाग आते हैं, और साबुन में भी जाग आता है, ये इनके उदाहरण। इनको आप तो अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। अब देखो मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किए जा सकते, ठीक है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने के लिए साधारणतः भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जाता है, जैसे देखो हाथ से चुनना होता है, छाना होता है, ये होती है भौतिक विधियाँ। और रासायनिक विधियाँ मतलब जिसके अंदर हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं उसके द्वारा अलग करते हैं। में वाष्पीकरण विधि, रंग वाले घटक यानी जिसमें डाई होती है नीले अथवा काले रंग की स्याही से, अर्थात इनमें वाष्पीकरण द्वारा पृथक कर सकते हैं। जैसे विलायक से विलय पदार्थों को पृथक करना, ये होती है वाष्पीकरण विधि द्वारा इसको पृथक कर सकते हैं। और इसके अनुप्रयोग जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, ये उनको हम वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि है अपकेंद्रीकरण विधि। जब मिश्रणों का अपकेंद्रण करते हैं तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर उठ जाते हैं, यह कहलाता है अपकेंद्रण। यानी कि भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर उठ जाते हैं, यह कहलाता है अपकेंद्रण। जैसे दूध से क्रीम पृथक करना, ये उसका अपकेंद्रण विधि का उदाहरण। पृथक्करण विधि, दो एक घुलनशील द्रव्यों को पृथक करने के लिए पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो द्रव्य आपस में मिलते नहीं, वो होता है एक घुलनशील द्रव्य। आपस में नहीं मिलने वाले द्रव्यों अपने घनत्व के अनुसार क्या हो जाते हैं, विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। जैसे यह उदाहरण, यानी अनुप्रयोग मतलब इनके उदाहरण ही है। तेल व जल के एक घुलनशील मिश्रण, ये पृथक्करण विधि द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करना, इनको भी हम पृथक्करण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन, ठीक है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासीन ऊर्ध्वपातित होने के योग्य ठोस हैं, ये इनके उदाहरण हैं। ये विधि तो मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। और इनके उदाहरण कैसे कपूर तथा नमक का पृथक्करण करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि आपको इन विधियों से प्रश्न तो जरूर मिलेगा, इसलिए आप इन विधियों को अच्छी तरह से याद कर लेना है।
और यदि आपको यह कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्रोमेटोग्राफी विधि, ये विधि ऐसी विधि है जिसका प्रयोग एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थों का पृथक किया जाता है। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की इस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। जैसे ग्रीक में क्रोमा यानी कि रंग, यानी कि इसको ग्रीक भाषा में कहते हैं क्रोमा, जिसका अर्थ होता है रंग, यानी कि क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग मतलब रंगों को पृथक करने के लिए किया जाता है। और इनके अनुप्रयोग देखो, डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, और प्राकृतिक रंगों को पिगमेंट से अलग करने के लिए, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि, इस विधि को हम आसन भी कहते हैं। ऐसा मिश्रण जो विघटित हुए बिना उबलते हैं और उनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो मतलब विघटित हुए बिना उबलते हैं और उनके घटकों के मध्य क्या होता है, अंतराल वो अधिक होता है। दो घुलनशील द्रव्य जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम होता है को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसके अंतर्गत तो दो घुलनशील द्रव्यों को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि दो एक घुलनशील पदार्थों को पृथक करने के लिए पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने के लिए और पेट्रोलियम के उत्पादों को विभिन्न घटकों को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। आसवन फ्लास्क और संघनन के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है और ये आसवन विधि के लगभग विधि समान ही है। प्रभाजी स्तंभ किसे कहते हैं? ये एक नली होती है जो सिरों के गुटकों से भारी होती है। ये गुटके वाष्प को संघनित और ठंडा होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। कौन? ये गुटके जो प्रभाजी स्तंभ में लगे होते हैं। वायु से विभिन्न गैसों या घटकों का पृथक्करण हम किस प्रकार से कर सकते हैं? ये है इसके अंतर्गत प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करके हम विभिन्न गैसों या घटकों को पृथक कर सकते हैं। वायु से O2 को अलग करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन को अलग करने के लिए वायु में उपस्थित दूसरी जैसे CO2, N2 आर्गन को अलग अलग करना होगा। द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए, यानी कि द्रव्य वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दाब बढ़ाया जाता है। दाब बढ़ाने पर ये नज़दीक आ जाती है। फिर ताप घटाकर वायु को ठंडा करके संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि दाब बढ़ा करके और ताप कम करके। ताप कम करेंगे तो उसके कण है वो गति नहीं करेंगे, इसलिए वे नज़दीक आ सकेंगे और उसको संपीड़ित करके एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है और सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों के अनुसार अपने क्वथनांक के अनुसार अलग अलग हो जाती है। इस प्रकार हम वायु से विभिन्न गैसों घटकों को पृथक कर सकते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि, क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि शुद्ध ठोस को विलयन से, यानी पूरा ही जिसमें विलय दोनों सम्मिलित होते हैं, उसमें केवल जो ठोस शुद्ध होता है ना उसको ही पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे समुद्री जल से प्राप्त नमक, जैसे हम समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं तो वो होता है अशुद्ध, तो उसे नमक को शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और अशुद्ध नमूने से फिटकरी अलग करने में, जो अशुद्ध नमूना उसमें से फिटकरी अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब अंतिम टॉपिक यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से यौगिक बनता है। यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व है वो भी नियत अनुपात में, ठीक है ना, और रासायनिक तौर पर संयोजन से यौगिक बनता है। यौगिक में घटकों को रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है। यानी कि यौगिक है ना, उसमें से घटकों को रासायनिक या मतलब यह रासायनिक विधि होती है, ठीक है ना, या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। जैसे देखो जल है, मीथेन है, चीनी है, नमक, इनको हम रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हैं। तत्व यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो इस प्रकार हमने पदार्थ के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, और ये संपूर्ण नोट्स है वो NCERT बुकों पर आधारित है। यदि प्रश्न है वो NCERT बुकों से बनता है तो इन नोट्स से ये क्वेश्चन जरूर से ज़रूर आएगा, क्योंकि ये नोट्स ये NCERT बुकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।